जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों 5 महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। जैसा कि मैं आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था कि 5 महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं कि कौन से 5 महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे असम हिमालय के बारे में। असम हिमालय जो है, हिमालय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हम लोग जो है वो पिछले क्लास में नहीं कर पाए थे। तो असम हिमालय को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दूसरा जो टॉपिक्स हमारा है वो प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों। तीसरा आपका आता है अरावली श्रेणियाँ। तीसरा हम लोग बात करेंगे अरावली श्रेणियाँ के बारे में और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चौथा जो आपका आएगा दोस्तों टॉपिक्स वो आपका है विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और लास्ट आता है सतपुड़ा श्रेणी। इन टोटल अगर बात करें तो 5 महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग कवर करने वाले हैं। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे पांचों टॉपिक्स को। तो ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी में पार्ट 18 होने वाला है दोस्तों। और ये हमारा लेसन 3 चल रहा है जिसमें भारत का भौतिक स्वरूप है। और उसी के अंदर जो है ये आते हैं असम हिमालय जो है वो हिमालय का पार्ट है, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में बताया था कि हिमालय के 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 3 पार्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं और लास्ट हमारा असम हिमालय। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे असम हिमालय को। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों लिख देते हैं असम हिमालय। असम हिमालय, और इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटा देंगे और हम लोग शुरुआत करेंगे असम हिमालय को। तो पांचों टॉपिक्स के बारे में हम लोग पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं असम हिमालय के बारे में। तो असम हिमालय का जो विस्तार है दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसका विस्तार तीस्ता नदी से लेकर के, अगर बात करें तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक है। तीस्ता नदी जो है दोस्तों सिक्किम से निकलती है, मान लीजिए उधर वाले पार्ट से निकलती है, सिक्किम से होते हुए बहती है। तो वहाँ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो है इसका पूरा एरिया आता है असम हिमालय का। तो विस्तार क्षेत्र के बारे में बात करें कि ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है, तो इसका विस्तार जो है दोस्तों वो आपका सबसे पहले तो सिक्किम, फिर आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश और असम। ये 3 राज्यों से होकर जो है वो गुजरता है। सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश 3 राज्यों से होकर गुजरता है। और देश के बारे में अगर बात करें तो एक भूटान जो देश है वहाँ से भी होकर गुजरता है। यानी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और भूटान से होकर के इसका एरिया यानी असम हिमालय जो है वो गुजरता है। तो इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे, तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक। और इसका विस्तार सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम पहले लिखते हैं, अरुणाचल प्रदेश बाद में, तो आगे पीछे हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भूटान में भी जो है इसका जो है विस्तार है। तो आगे अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसकी जो लंबाई है असम हिमालय की जो लंबाई है, असम हिमालय की लंबाई वो आती है 750 किलोमीटर के आसपास। 750 किलोमीटर जो है दोस्तों वो लंबा है, 750 किलोमीटर। और ये काफ़ी लंबा अगर बात करें तो नेपाल हिमालय के हिसाब से, नेपाल हिमालय के मुताबिक हिमालय से ऊंचाई में कम है,
बिल्कुल कम है, क्योंकि नेपाल हिमालय जो है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला हिमालय है, क्योंकि वहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो वो तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई है उसका। और ये जो है नेपाल हिमालय से कम ऊंचाई वाला हिमालय है, असम हिमालय। तो इसको आप लोग दोस्तों याद रखेंगे कि ये कम ऊंचाई वाला हिमालय है। सबसे ऊंचा वाला हिमालय आपसे पूछा जाए तो नेपाल हिमालय ही होगा। तो असम हिमालय की लंबाई आपको यहाँ पर बता दिया गया है 750 किलोमीटर, और नेपाल हिमालय से ऊंचाई में क्या है, कम है। कौन कम है? तो असम हिमालय। तो इसको याद रखेंगे, असम हिमालय जो है वो कम है। और यहाँ की अगर बात करें महत्वपूर्ण पीक के बारे में, महत्वपूर्ण चोटी के बारे में, महत्वपूर्ण चोटी यहाँ की कौन कौन सी है दोस्तों? तो सबसे पहला नाम आप लोग जानते होंगे, नामचा बरुआ का नाम, नामचा बरुआ। इसका नाम तो सब कुछ सुने होंगे दोस्तों। अगर आगे हम लोग बात करें तो जोमोल खोरी, आप लोग नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन इसका नाम आता है जोमोल या जोमाल खोरी। खोरी जो है इसका एक महत्वपूर्ण पीक माना जाता है। और आगे अगर बात करें दोस्तों तो काबस, जंग सांगला, तीसरा आता है आपका काबस, चौथा आएगा आपका जंग सांगला, और ये जमाल खोरी नहीं है बल्कि जमाल होरी है दोस्तों, गलती से यहाँ हो गया, जमाल होरी। और काबस, जंग सांगला, ये सब जो है यहाँ की महत्वपूर्ण चोटी है। और इसमें अगर बात करें आपका सबसे ज़्यादा असम हिमालय के बारे में, तो हिमालय का अगर बात करें, हिमालय का सबसे पूर्वोत्तर जो भाग है, सबसे पूर्वोत्तर में नामचा बरुआ स्थित है। नामचा बरुआ जो है हिमालय का सबसे पूर्वोत्तर भाग है, नामचा बरुआ, जिसकी ऊंचाई के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 7,756 मीटर के आसपास जो है दोस्तों, इसकी जो है वो हाइट मानी जाती है, 7,756 मीटर है। और ये दोस्तों नामचा बरुआ जो पर्वत श्रेणी या फिर पर्वत के बारे में बात करें, जिस ये एक पीक माना जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश व तिब्बत वाले सीमा पर स्थित है। तिब्बत वाले सीमा पर स्थित है। भारत के अरुणाचल प्रदेश व तिब्बत वाले सीमा पर ये नामचा बरुआ स्थित है। माना जाता है कि चीन में आता है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत वाले एरिया के बॉर्डर पर ही स्थित है। मान के चलिए दोनों वाले क्षेत्र में नामचा बरुआ, जो कि 7,756 मीटर जो है इसकी हाइट है, और पूर्वोत्तर भाग है हिमालय का। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसका विस्तार तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, और स्टेट वाइज बात करें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम में विस्तार है, और देश में भूटान। असम हिमालय की लंबाई 750 किलोमीटर, और ये नेपाल हिमालय से ऊंचाई में कम है। महत्वपूर्ण चोटी यहाँ की मैंने बात किया, नामचा बरुआ, जोमोलहारी, काबस, जंग सांगला, और भी एक दो नाम आते हैं दोस्तों। हिमालय का सबसे पूर्वोत्तर भाग जो है आपका आता है नामचा बरुआ, और इसकी हाइट मैंने आपको बताया 7,756 मीटर, और अरुणाचल प्रदेश व तिब्बत वाले क्षेत्र में जो है वो स्थित है। हिमाचल प्रदेश व अरुणाचल प्रदेश व तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित है, दोनों के बीच में स्थित है। तो दोस्तों ये थी बात असम हिमालय के बारे में। अगर यहाँ पर थोड़ा सा बात किया जाए कि यहाँ पर कौन कौन सी दर्रे स्थित है, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो यहाँ पर जो दर्रे स्थित हैं, दर्रे जो मौजूद हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सेशन में बने रहिएगा, सेशन को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों दर्रे के बारे में अगर बात करें हम लोग, दर्रा, यहाँ पर कौन कौन से दर्रे जो है वो मौजूद हैं, तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 4-5 दर्रे जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो माने जाते हैं। तो दर्रा जो है यहाँ पर दोस्तों, पहला आपका आ जाएगा जो लिखा हुआ है बुमला, दूसरा आपका आएगा तेगा, तीसरा आपका अगर बात करें तो सेला, और चौथा अगर बात करें दोस्तों तो यांगयाप,
यांग्याप दर्रा, ये सब दर्रे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पहला मैंने आपको बताया बुमला, तेगा, सेला, यांग्याप। और भी आगे बात करें तो कारपोला, 5वां नंबर अगर बात करें तो कारपोला, कारपोला। 6ठा अगर बात करें तो जेलेपला, जेलेपला। ये सब जो दर्रे हैं दोस्तों वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन अगर बात करें तो इनमें से बहुत कम जो है उसके बारे में आप लोगों को पता होगा। आप लोग यांग्याप दर्रा और जेलेपला दर्रा, दो ही दर्रे के बारे में जान रहे होंगे जो कि असम हिमालय के अंतर्गत आता है। लेकिन बुमला, तेगा, सेला और कारपोला, ये दर्रे के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन मैं 5-6 दर्रा यहाँ पर बता दिया हूँ जिसको आप लोग ज़रूर याद रखें। और ये काफ़ी ज़रूरी है कि आपसे कोई भी एग्ज़ाम में पूछ दे कि इस हिमालय के अंतर्गत इनमें से कौन कौन दर्रे जो है वो मौजूद हैं या फिर आते हैं, तो उस समय आपको जो है इसकी जो है वो ज़रूरत पड़ेगी और आप इसको नहीं याद रखेंगे तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है वो असम हिमालय से रिलेटेड जो है काम हो चुका है। मैंने जितना भी बात था वो बता दिया है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जो भी है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं अभी, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं इसको मिटा करके आगे बात करता हूँ। प्रायद्वीपीय भारत यानी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करेंगे तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार को। अगर आप दोस्तों सेशन को यहाँ तक देख लिए तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि सेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार, सबसे पहले अगर मैप के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया जाए तो मैप में दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे कि दोस्तों इस मैप में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से ये वाला जो पार्ट आता है, ये वाला पार्ट वही आपका प्रायद्वीपीय भारत का जो है वो पठार है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है वही यही क्षेत्र में दोस्तों वो बिल्कुल फैला हुआ है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग एक बार मैप को अच्छे से देख लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये मेज की आकृति के तरफ मेज की आकृति की तरह वाला भूभाग है। इसका जो आकृति है, आकृति के बारे में अगर बात करें तो मेज की आकृति के तरह वाला भूभाग है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि इसका जो भूभाग है वो मेज की आकृति की तरह है, जिसको प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण जो है दोस्तों अगर उसके बारे में चर्चा करें तो इसका निर्माण प्राचीन गोंडवाना लैंड का अंग है। यहाँ पर लिख देंगे प्राचीन गोंडवाना लैंड का अंग इसको माना जाता है, अंग माना जाता है। इसको प्राचीन गोंडवाना लैंड का जो है दोस्तों उसको अंग माना जाता है भारत के प्रायद्वीपीय पठार को। नेक्स्ट अगर दोस्तों हम लोग बात करें प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, इसके निर्माण के बारे में बात करेंगे तो इसका निर्माण पुराने
क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किससे हुआ है, तो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित चट्टानों से जो है इसका निर्माण हुआ है। अगर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, तो अगर इसके लंबाई के बारे में हम लोग बात करें तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई वो आपकी आती है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर आती है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई के बारे में अगर बात करें, पूर्व से पश्चिम, तो इसकी आती है आपकी 1400 किलोमीटर। तो ये थी लंबाई और दोनों की लंबाई के बारे में। और अगर बात करें दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में आपका जो आता है वो कौन सी श्रेणी, यहाँ ये जो आप देख रहे हैं श्रेणी, वो आपकी आती है अरावली श्रेणी। अरावली सतपुड़ा श्रेणी जो है दोस्तों वो उत्तर में आते हैं। ये वाला श्रेणी जो है आपका वो अरावली श्रेणी है। तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में जो है वो अरावली और सतपुड़ा श्रेणी भी जो है वो आते हैं। और इसकी लंबाई के बारे में हम लोग बात किए और ये किस चट्टानों से बना हुआ है और इस कौन से अंग में आता है और इसकी आकृति किस प्रकार है। तो दोस्तों आगे हम लोग बात करने वाले हैं, अभी नेक्स्ट बात करेंगे अरावली श्रेणियाँ के बारे में। अरावली श्रेणियाँ के बारे में कुछ जानकारी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग विंध्याचल श्रेणी के बारे में बात करने वाले हैं और लास्ट आपका होगा सतपुड़ा श्रेणी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अरावली श्रेणी को। तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों और आगे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अभी हम लोग बात किए दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार के बारे में और अब बात करने वाले हैं अरावली श्रेणियाँ के बारे में। तो चलिए यहाँ पर हेडिंग देंगे अरावली श्रेणी, इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों अरावली श्रेणियाँ। अरावली श्रेणियाँ, तो दोस्तों अरावली श्रेणी आपको पता है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान से होते हुए ये दिल्ली की अगर बात करें तो रिस्क क्षेत्र तक जो है ये जाती है और दिल्ली के आसपास वाले इलाके में इसको दिल्ली की श्रेणियाँ कहा जाता है। दिल्ली श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है। तो अरावली श्रेणी जो है दोस्तों वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। अरावली पर्वत जो है वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत में से एक माना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अरावली श्रेणी के बारे में। तो अगर हम बात करें इसके विस्तार के बारे में, अरावली श्रेणी के बारे में, तो लिख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में जो है स्थित है। और दोस्तों इसके बारे में, इस अरावली श्रेणी के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ही अपरदित और खंडित जो है, अपरदित और खंडित हो चुकी है और खंडित होती जा रही है। एक तरह से बोल सकते हैं खंडित होती जा रही है क्योंकि यह बहुत पुरानी हो चुकी है दोस्तों, बहुत पुरानी हो चुकी है और यह अपरदित होती जा रही है ये जो अरावली श्रेणी है। और इसका अगर बात करें कहाँ से कहाँ तक लेकर फैला हुआ है, तो गुजरात के पालनपुर, कहीं कहीं आपको पालनपुर मिलेगा, पालनपुर से लेकर दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र तक, यानी अगर बात करें दिल्ली के रिस्क क्षेत्र तक फैला हुआ है।
फैला हुआ है। तो ये दोस्तों गुजरात के पालमपुर से लेकर के, और अगर बात करें तो ये दिल्ली के रिस्क क्षेत्र या फिर हम बोल सकते हैं दिल्ली के पहाड़ी इलाकों के निकट जो है ये, या वहाँ तक जो है दिल्ली के पहाड़ियों तक जाकर बसा है, मतलब वहाँ तक स्थित है। तो इसको दिल्ली के आसपास वाले एरिया में क्या कहते हैं, दिल्ली की पहाड़ियाँ, दिल्ली की पहाड़ियाँ जो है इसको कहा जाता है। तो दिल्ली श्रेणी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये थी इसके बारे में, अरावली श्रेणी के बारे में। और अगर आगे हम लोग अरावली श्रेणी के बारे में देखना चाहें तो है क्या दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई के बारे में अगर हम लोग बात करें, औसत ऊंचाई, अरावली श्रेणी की औसत ऊंचाई है 300 से लेकर के 900 मीटर तक, इतना ही इसकी औसत ऊंचाई है। लेकिन इसकी सर्वाधिक जो ऊंचाई है, सर्वाधिक ऊंचाई वो आपकी माउंट आबू के निकट जो है, जहाँ पर गुरु शिखर स्थित है। राजस्थान में माउंट आबू जगह है और वो वहाँ पर एक गुरु शिखर है, उसी के ऊपर जो है इसका सर्वाधिक ऊंचाई है, जिसको पीक बोला जाता है। अरावली पर्वत का सर्वाधिक ऊंचा स्थान, या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग, जिसको गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, उसकी हाइट आती है दोस्तों 1722 मीटर। कहाँ पर आते हैं तो गुरु शिखर, यहाँ पर लिख देंगे गुरु शिखर जो है उसका नाम है। तो ये था दोस्तों अरावली के बारे में। अभी हम लोग और बात करेंगे अरावली श्रेणी के बारे में, तो सेशन में बने रहिएगा दोस्तों, सेशन को पूरा देखिएगा। अगर इसके निर्माण के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका निर्माण ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर लिख देते हैं, इसका निर्माण 600 से 570 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। सोच सकते हैं कितना पुराना ये है। इसका निर्माण 600 से 570 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, और ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में से एक है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी इसको हम लोग बोल सकते हैं, पर्वत श्रेणी है। तो ये थी आपको दोस्तों इसके बारे में। और माही और लूनी नदी जो है, लूनी नदी और माही नदी, ये दो नदी जो है इससे होकर गुजरती है पश्चिम की ओर। और लूनी नदी जो है दोस्तों, वो कच्छ के रण में जो है वो क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। यहाँ कच्छ के रण में जा कर के वो विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में ही दब जाती है। तो ये थी दोस्तों बातें अरावली श्रेणी के बारे में। तो थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग विंध्याचल श्रेणी के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। विंध्याचल श्रेणी के बारे में भी कुछ जानकारी को हम लोग अभी देखेंगे, और उसके बाद लास्ट हम लोग सतपुड़ा श्रेणी को देख करके उसके बारे में जान करके इसको सेशन को एंड करेंगे। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं विंध्याचल श्रेणी को। तो इसको जल्दी से मिटा देते हैं, इरेज करते हैं, और अभी बात करेंगे विंध्याचल श्रेणी के बारे में। दोस्तों अगर आप किसी भी टॉपिक्स पे कोई वीडियो चाहते हैं या फिर कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर कोई टॉपिक्स को आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर उसको डिस्कस किया जाएगा। आप उस टॉपिक्स का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, उस पर ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग विंध्याचल श्रेणी को। तो यहाँ पर लिखेंगे विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी जो दोस्तों आता है वो इस वाले एरिया में, मान के चलिए इस वाले एरिया में विंध्याचल श्रेणी जो है वो उस वाले एरिया में जो है वो आता है। झारखंड के क्षेत्र में भी जाता है, जिसको हम लोग पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जो जानते हैं। पारसनाथ की जो पहाड़ी गई है वो विंध्याचल श्रेणी का ही जो है, उसी के अंदर जो है वो आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज अभी विंध्याचल श्रेणी के बारे में। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो यह जो विंध्याचल श्रेणी का जो पर्वत है, यह अत्यधिक घर्षित मुर्दार पर्वत श्रेणी है। अत्यधिक घर्षित मुर्दार पर्वत श्रेणी है दोस्तों विंध्याचल श्रेणी। और ये मालवा का जो पठार है, मालवा का पठार
का पठार, मालवा का पठार जो है दोस्तों, उसके बारे में आप लोग ज़रूर नाम सुने होंगे। वो आपका मालवा के पठार के रूप में जो है, उसी के उत्तर में जो है ये स्थित है। मालवा के पठार के उत्तर में इसको बोल सकते हैं कि ये स्थित है। और विंध्याचल श्रेणी जो है, यह श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करती है, अलग करती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि अलग कौन करता है, तो विंध्याचल श्रेणी। और ये मालवा का पठार के अंतर्गत उत्तर में जो लिखा हुआ है कि ये मालवा का पठार के उत्तर में जो ये स्थित है, तो उसके अंतर्गत 2-3 राज्य जो हैं दोस्तों वो आते हैं। तो उसके बारे में हम लोग अभी नाम जानेंगे। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं आपको कि मालवा के पठार के अंतर्गत झारखंड जो आपका आता है, झारखंड आप लोग नाम सुने होंगे। झारखंड, एक आपका आएगा छत्तीसगढ़, और आपका आएगा वो मध्य प्रदेश जो है उसको मान के चल सकते हैं हम लोग। तो ये जो है श्रेणी दोस्तों वो मालवा के पठार के अंतर्गत आता है, और इसको हम लोग झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मान सकते हैं। ज़्यादा उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पर देखा जाता है। उत्तर प्रदेश ही लेकर के चलती इस वाले रीजन में है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर लिख देंगे, उत्तर प्रदेश। और अगर इसकी औसत ऊंचाई के बारे में बात करें, औसत ऊंचाई जो आपका विंध्याचल श्रेणी का आता है दोस्तों, वो 450 से लेकर के 600 मीटर के आसपास का है। 450 मीटर से लेकर के 450 मीटर से 600 मीटर तक आता है। औसत ऊंचाई इसकी 450 से लेकर के 600 मीटर तक है। और इसका अगर बात करें लंबाई के बारे में, तो इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई किसकी लंबाई, तो विंध्याचल श्रेणी, इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है, किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई दोस्तों अगर बात करें तो वो 1200 किलोमीटर है विंध्याचल श्रेणी का जो। और आपको अगर बता दें, आपको अगर नहीं पता है, तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो कैमूर और पारसनाथ पहाड़ी के रूप में भी झारखंड तक आया हुआ है। पश्चिम से पूर्व की ओर अगर बात करें, पश्चिम से पूर्व की ओर कैमूर की पहाड़ी का नाम आप लोग सुने होंगे, कैमूर की पहाड़ी, और पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ का आप लोग नाम जरूर सुने होंगे, पारसनाथ, जो कि झारखंड के गिरिडीह जिला में जो है वो स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी के रूप में जो है वो झारखंड तक जो है विस्तृत है विंध्याचल श्रेणी। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें विंध्याचल श्रेणी के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे सतपुड़ा श्रेणी के बारे में, थोड़ा सा जानकारी हम लोग देख लेंगे। और अगले क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का टॉपिक होगा। वो दोनों टॉपिक्स को हम लोग एक ही क्लास में जो है वो एंड करेंगे समझ करके अच्छे से। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को बिल्कुल अच्छे तरीके पूरे डीप में जाकर को आपको समझाया जाएगा। और उसके बाद का जो सेशन होगा दोस्तों वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो टॉपिक्स जो है आपका दर्रे के ऊपर बनाया जाएगा। तो जितने भी भारत में दर्रे हैं, महत्वपूर्ण दर्रे, उन सभी का मैप के द्वारा भी बताया जाएगा कि कहाँ पर कौन से दर्रा स्थित है। उसके बारे में डिटेल में भी चर्चा किया जाएगा। दर्रे के बारे में जितनी भी बातें हैं उसको भी आपको बताया जाएगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी के बारे में। सतपुड़ा श्रेणी, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा बहुत जो भी जानकारी है सतपुड़ा श्रेणी से, उसको हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो सतपुड़ा श्रेणी के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो ये श्रेणी जो है, ये श्रेणी दक्कन के पठार का ही एक भाग है। दक्कन का पठार आप लोग नाम सुने होंगे। पठार का ही एक भाग है जो ब्लॉक पर्वत के रूप में जाना जाता है। जो ब्लॉक पर्वत का लिख सकते हैं उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है।
और ये जो है दोस्तों, नर्मदा नदी का नाम आप लोग सुने होंगे। नर्मदा नदी जो है वो सतपुड़ा श्रेणी और विंध्याचल श्रेणी के बीच में बहती है। सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणी के बीच से होकर के बहती है। जैसे मान लीजिए ये आपका विंध्याचल श्रेणी, ये आपका सतपुड़ा श्रेणी, तो इससे बीच से होकर के जो है वो नर्मदा नदी जो है वो बहती है और अरब सागर में जाकर के जो है अपना जल जो है वो गिराती है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों इसके बारे में, तो सतपुड़ा श्रेणी की जो उच्चतम चोटी है, उच्चतम चोटी के बारे में, सर्वोच्च चोटी जो आपका है सतपुड़ा श्रेणी का, वो सर्वोच्च चोटी है आपका धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर के आसपास इसकी जो है वो ऊंचाई बताई जाती है। धूपगढ़ जो है 1350 मीटर है। और ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, धूपगढ़ के बारे में। और ये जो आपका धूपगढ़ आता है दोस्तों, वो पंचमढ़ी पहाड़ी पर जो है वो स्थित है, यानी पंचमढ़ी पहाड़ी पर ही धूपगढ़ जो है वो, ऐसे मान लीजिए पहाड़ी है और यहाँ पर ये एक पीक है, ये है आपका धूपगढ़ और ये 1350 मीटर यहाँ से यहाँ तक हाइट है। और ये सर्वोच्च चोटी है किसकी, तो सतपुड़ा श्रेणी की। तो ये थी दोस्तों कुछ बातें जो कि हम लोग डिस्कस किए हैं आज के सेशन में। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो दिल से तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो अगले क्लास में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर हम लोग बात करें तो पूर्वी घाट के बारे में, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। आज थोड़ा बोरिंग टॉपिक लग रहा होगा आप लोग को, क्योंकि उतने अच्छे से इसमें जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उस सभी को कलेक्ट करके आपको समझाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे और दोनों के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल में आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो इस सेशन को देखना मत भूलिएगा दोस्तों, ज़रूर इस सेशन को देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है लेकर आ सके। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो दर्रा पेट टॉपिक है, और ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा टॉपिक्स होगा, आधे घंटे से भी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि उसमें पूरे डीप में जाकर के आपको फिजिकल मैप के द्वारा बिल्कुल समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए और माइंड में बैठ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर इस सेशन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।